दोस्तों नमस्कार। मैं रामू कुमार। अभी मैंने 2 मिनट पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे पहचानें कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं। और उसमें मैंने बताया था कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कैसे हम फाइनेंशियली रूप से फ्री हो सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि उसका तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कैसे हम फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि फाइनेंशियली फ्रीडम पहचानने के लिए एक मैंने क्वेश्चन किया था कि अभी हम अगर अपना काम नौकरी छोड़ दें तो 10 साल तक या मिनिमम 1 साल तक बिंदास बिना कुछ किए अपने जो सेविंग प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस पर बिल्कुल बिना कोई लोन लिए एकदम बिंदास जी सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न का आपके पास जवाब हाँ है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर ना में जवाब है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। तो हाँ में जवाब देने वालों को मैंने कैटेगरी में बांटा था, जिसमें था बिजनेसमैन, पेंशनर, लैंडलॉर्ड, शेयरधारक। और ना में जवाब देने वाले थे नौकरी, खेती, स्वयं का रोजगार या बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर और रोजगारी मजदूर। तो अभी मैं नाम वाले पे आऊँगा कि कैसे हम, अगर हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, स्वयं का अगर रोजगार है या बिजनेस है या दुकान है, डॉक्टर, इंजीनियर है या रोजगारी मजदूर है, अगर हमारे पास कोई ऐसा रिस्क आ जाता है या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हम काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो कैसे हम लगातार 10 दिन तक या 1 साल, मिनिमम 1 साल या 10 साल तक अपने आप को फ्री रख सकते हैं फाइनेंशियली रूप से। उसके लिए मैं कुछ तरीका बताऊंगा कि जो आप नौकरी आवर में, नौकरी पीरियड में, खेती के पीरियड में, स्वयं का बिजनेस के पीरियड में, डॉक्टर, इंजीनियर रहते हुए या रोजगारी मजदूर रहते हुए अपने आप को तरीके अपना करके, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप फ्री रह सकते हैं उस संकट के घड़ी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ये जो 5 कैटेगरी है, नौकरी, खेती, स्वयं का बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर, रोजगारी मजदूर, जो फाइनेंशियली अक्सर फ्री नहीं रह पाते अगर उनका काम आज रोक दिया जाए तो उनमें सबसे बेस्ट जो मेरा फार्मूला है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने बताया है कि सबसे पहला फार्मूला है टोटल इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। इसको हिंदी में बताता हूँ। आपका टोटल जो है महीना का जितना आप आमदनी आपका होता है, उसमें से आपका जो टोटल निवेश है, जितना आप मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं, उसको घटा दीजिए। उसके बाद जो आपके पास बचता है, मतलब शेष, उसको आप खर्चा कीजिए। इस फार्मूला को अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया का हर महीना पेमेंट मिलता हो, लेकिन फिर भी आप वो हर महीना जैसे जैसे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, आप उस तरह से खर्चा बढ़ाते जाइएगा। आज 10,000 मिल रहा है तो साइकिल खरीदिएगा, 1 लाख होगा तो मोटरसाइकिल, 1 करोड़ होगा तो आप सोचिएगा फ्लाइट खरीदने के लिए, या फिर ये सोचिएगा बढ़िया BMW खरीदने के लिए और बढ़िया होटल में रोज नाश्ता करने के लिए। तो जैसे जैसे आदमी का पेमेंट बढ़ता है, खर्चा बढ़ा लेता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देता है। नॉर्मली ये टेंडेंसी होता है। फिर बाद में जब उसको संकट आती है तो फिर बैंक की तरफ भागता है। तो हमने जो पहला फार्मूला बताया, एक बार फिर से याद कर लीजिए। टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये है कि आपका जितना आमदनी हुआ उसमें से जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में घटा दीजिए। इन्वेस्टमेंट उसमें से घटा दीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद आपके पास जो बचता है, उसमें मिनिमम 10 साल तक आपको उस लेवल पे खर्चा चलाना है। अगर मिनिमम 10 साल तक इस तरह से आप फार्मूला को फॉलो करते हैं तो 10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये पहला फार्मूला सभी पे अप्लाई होगा। तो हम आते हैं पहला पे, जो अपना नौकरी वर्ग है। सबसे पहले नौकरी वर्ग है, हर महीना पेमेंट 40,000, 50,000 या 10,000 या 20,000 रुपया आता है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो सरकारी नौकरी। उनको कहाँ कहाँ सेविंग करना चाहिए ये फार्मूला के अनुसार। सबसे पहले आ गया डेट फंड। डेट फंड में हो गया LIC, FD, PLI, ये जो बैंकिंग वगैरह में जो भी अपना करवाते हैं, इसमें आप अपना जो ये फार्मूला के अनुसार सेविंग कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा स्टॉक, और चौथा बोनस। स्टॉक्स मतलब शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, और चौथा है बॉन्ड्स। मैंने बोनस बोल दिया, सॉरी, बॉन्ड्स। तो ये जो 4 चीज़ बताया मैंने, डेब्ट फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स, तो इसमें यह है कि आप ये 4 बताने का कारण ये है कि आप जब भी सेविंग करिएगा तो सभी जो पैसा आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही प्लान में नहीं कर देना है। जैसे आप डेब्ट फंड में करते हैं, तो डेब्ट फंड में मान लो आपके पास 50,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया डेब्ट फंड में डालिए,
10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डालिए, 10,000 रुपया स्टॉक्स में डालिए, और बाकी जो पैसा बचता है उसको बॉन्ड्स पे डाल दीजिए। उस तरह से चारों जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फंड है उसको 4 टोकरी में रखना है, एक ही टोकरी में नहीं रखना है। और हर महीना उसको इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना है, देखते रहना है कि, और जो आपका ऐसे तो डेट फंड है, LIC का सालाना होता है, मासिक होता है, क्वार्टरली होता है, वो तो आपको फॉलो करना है। म्यूचुअल फंड भी वैसे ही होता है। और स्टॉक्स, जो आपका स्टॉक्स नीचे आएगा तो उसमें डालना है, ऊपर जाएगा तो छोड़ देना है। नीचे जब भी आपका शेयर आता है तो उसमें पैसा डालना है, ऊपर जाता है तो कुछ नहीं करना है। और बॉन्ड्स भी सेम वैसे ही। बॉन्ड्स में क्या होता है, शुरुआती बॉन्ड्स जो होता है कंपनी के द्वारा डायरेक्ट ऑफलाइन रूप से खरीदते हैं। बॉन्ड्स से इक्विटी के मामले में ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन बॉन्ड्स में इक्विटी इतना रिटर्न्स नहीं मिलता। लेकिन बॉन्ड्स में सिक्योरिटी ये है कि अगर आप कंपनी डूबती है तो आपका पूरा मूलधन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले कंपनी उसी को, बॉन्ड्स धारक को देता है उस कंपनी का मतलब पैसा डूबते समय। दूसरा कैटेगरी में आता है खेती। खेती वाले कैसे खुद को सिक्योर कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने शुरू में बता दिया, सभी पे अप्लाई होगा। टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, जो बचता है उसके बाद वो खर्चा हम चलाएंगे मिनिमम 10 साल तक। और पहला जो मैंने बताया नौकरी वालों के लिए, नौकरी हो चाहे खेती हो चाहे रोजगारी मजदूर हो या डॉक्टर इंजीनियर हो, सबका खुद का एक बैलेंस शीट डायरी होगा, जिसमें वो हर महीना हर दिन डायरी मेंटेन करेंगे कि मेरा खुद का महीना का खर्चा कितना है, एक दिन का खर्चा कितना है, साल का खर्चा कितना है। जब तक आदमी अपना एक बैलेंस शीट खाता नहीं रखता है लाइफ में और अपना नौकरी में या फिर अपना रोजगार में, समझो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। वो अभी ये वीडियो से एग्जिट हो जाए, क्योंकि जब आपका लेखा जोखा नहीं है, कोई मतलब नहीं है वीडियो में मेरे को बताने से। तो आपको हर महीना आपका बैलेंस शीट उस डायरी में मेंटेन करना है कि मेरा कितना खर्चा बढ़ गया, कितना घट गया, कैसे मैं उस खर्चा को आगे कम कर सकता हूँ, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, ताकि मेरे को आने वाला टाइम में जब मेरा शरीर थक जाए या फिर कोई ऐसा संकट आए जब कुछ करना मुश्किल हो, तब ये मेरा फंड काम दे मुझे। तो बैलेंस शीट के बारे में बता दिया। खेती पर आते थे। खेती का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, अधिकतर किसान लोग क्या करते हैं, खेती तो करते हैं लेकिन पूरा एक ही फसल, या गेहूं करते हैं, चावल करते हैं, धान करते चावल, या फिर जो अन्य फसल है जैसे सब्जी, आलू, बैगन, ये सब करते हैं, उस पर सब निर्भर रहते हैं। लेकिन वो उससे क्या होता है कि वो फसलें एक साथ सभी जगह होती है, जिससे कारण क्या होता है, मार्केट में उनका भाव बहुत गिर जाता है। सारे किसान लोग मार्केट में वो चीज़ ले जाता है और उससे भाव गिर जाता है, जिससे उनका सही दाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो खेती से रिलेटेड जो हमारा धंधा है, जैसे डेयरी हो गया, डेयरी में मतलब समझ दूध जानवर का पालन कर सकते हैं। उसके बाद मछली हो गया, बकरी पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। उसके बाद गोदाम खोल सकते हैं। सरकार आजकल मछली पालन, गोदाम, डेयरी और बकरी पालन, ये सब जो खेती से रिलेटेड मतलब जो धंधा है, उस पर 60 से 70% तक सब्सिडी देती है। अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं तो 60,000 लोन आपका ऐसे ही माफ हो जाएगा इन सब स्कीम पे। और इसके बारे में मैं जानकारी भी दे दूंगा, तो आपको ये बता रहा हूँ। तो सरकारी योजनाओं का पूरा किसान लोग लाभ उठाएं। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसान लोग अधिकतर जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो किसान है ही नहीं, वो तो लैंडलॉर्ड हैं। तो आप समझ गए किसानों के लिए क्या है कि डेयरी, मछली पालन, गोदाम, सरकारी, ये सब चीज़ों को अपना करके आप खेती में जो रिस्क है उससे बच सकते हैं। जैसे मान लो खेती में अकाल पड़ गया, चाहे कुछ हो गया, तो आपका डेयरी आपको बचा सकता है, मछली पालन आपको बचा सकता है, आपका गोदाम आपको बचा सकता है, सरकारी योजनाएं हैं जिसमें आपको बहुत सारे सब्सिडियाँ वगैरह मिलती है, वो आपको बचा सकती है उस संकट के घड़ी में। और बाकी बैलेंस शीट और बाकी जो पहला रूल आपको बताया था, इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, और जो बचता है उस पर हम खर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें भी लागू रहेगी, इसमें भी आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं किसान हूँ तो मुझे पढ़ना नहीं है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको भी LIC, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में निवेश कर सकते हैं, तो आप और ज़्यादा फ्री हो सकते हैं। और तीसरा आता है रोजगारी मजदूर। सबसे पहली बात, रोजगारी मजदूर का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, खास करके अभी लॉकडाउन में आदमी भारत ये सोचने लगा था कि हम तो सुपर पावर बन गए हैं, लेकिन जब कोरोना आया तो मालूम चला अभी तो बहुत सारा पीछे है। तो सबसे पहली बात क्या है कि रोजगारी मजदूर को जितना जल्दी हो सके क्या क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, उनको खुद का स्किल सीखना है। जैसे घर बनाने के लिए सीखना है, राजमिस्त्री का काम। दूसरा वेल्डिंग करने का काम सीखना है। तीसरा प्लम्बिंग करने का काम सीखना है। चौथा वायरिंग। ये सब जो रोज का जो धंधा है, जिनको हर चाहे कितना भी लॉकडाउन हो जाए, लेकिन किसी को अगर घर बनाना हो या फिर वेल्डिंग करवाना हो या प्लम्बिंग करवाना हो या वायरिंग करवाना हो, तो उसको उसका मैकेनिक का जरूरत पड़ेगा।
तो आप जितना हो सके खुद को स्किल ट्रेंड कीजिए। अगर आप स्किल ट्रेंड नहीं रहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेल्डिंग करना ही सीखिएगा, आपको मैकेनिक खुद का टायर पंचर का भी सीखना है और गाड़ी बनाना भी सीखना है, ताकि जो जैसा जब समय आए तब उस धंधे में आप कूद जाइए। कोई भी आया आपके पास काम करने की, मुझे प्लम्बर की जरूरत था, तुरंत भैया मैं तो प्लम्बिंग काम करता हूँ, तुरंत अपना टूल्स लिया और चल दिया। तो ऐसे कर स्किल्ड आप हो जाइएगा तो आपके लिए रोजगारी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अधिकतर मजदूरों की प्रॉब्लम यह है कि वो स्किल्ड नहीं है और इसलिए वो गांव में सिर्फ मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं और लास्ट में बाहर में जाते हैं तो रोजगारी मजदूर या फिर फैक्ट्री में गधा की तरह काम कराया जाता है। लास्ट में उनको, जो भी लॉकडाउन में देख रहे हैं, कीड़ा वाला खिचड़ी खिलाया जाता है। और दूसरा आ गया डॉक्टर और इंजीनियर। अच्छा, डॉक्टर और इंजीनियर जो होते हैं एक तरह से प्राइवेट वर्क या फिर सरकारी वर्क जो भी मान लीजिए, ये भी एक नौकरी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये भी एक रोजगारी की तरह होता है। अगर कुछ ऐसा बड़ा संकट इनके सामने आ गया तो सेम यही होगा। तो इनके लिए भी सेम वही है कि आप जो इनकम आप डेली कमा रहे हैं उसका बैलेंस शीट मेंटेन कीजिए, डेली, मंथली, क्वार्टरली और सालाना। और तीसरा कि आप उसमें से जो मैंने बताया था पहला फार्मूला में कि आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है जितना ज़्यादा हो सके। टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जो खर्च बचता है उसको आपको खर्च करना है। और इस फार्मूला को अपना करके डेबिट फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब में निवेश कीजिए और एक ही फंड में निवेश नहीं करना है, तभी आप फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का, मैंने कोशिश किया कि जितना समझा सकूं। अच्छा वीडियो लगे 1 से 2 बार ये वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, जय हिंद।